उस दिन मैं अपने शौहर के साथ बाज़ार गई थी। काफ़ी दिन से मैं बाज़ार जाना चाहती थी, लेकिन वक़्त ही नहीं मिलता था। आज इतवार का दिन था और शौहर भी घर पर ही मौजूद थे, तो नाश्ते के बाद हम लोग बाज़ार आ गए। अभी मैं कुछ चीज़ें देख ही रही थी कि मुझे किसी ने पीछे से पुकारा, तो मैंने मुड़कर देखा तो अचानक एक फ़कीर मेरे पास आया। तो इससे पहले कि वो भीख माँगता और दुआएँ देना शुरू करता, मैंने पर्स खोलकर इसे 100 रुपये का नोट थमा दिया। पैसे देकर मैं जूँ ही पलटने लगी तो अचानक इस फ़कीर ने मेरा दामन पकड़ लिया और बोला, बीबी जी, बीबी जी, पैसे वापस ले लें। इसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये पहला फ़कीर होगा जो पैसे वापस लौटा रहा था। मैंने कहा, रख लो, क्या हो गया है? मैंने पूछा तो वो अचानक मेरा दामन पकड़कर बोला, तुम वही हो ना? ये सुनकर मैं सुन्न सी हो गई और फिर मेरे पाँव पकड़कर बोला, बीबी जी, बीबी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारें। ये कह के वो खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। ये देखकर मैं डर कर फ़ौरन शौहर का हाथ खींचकर बोली, अरफान, घर चलें। उन्होंने मुझे समझाने की भी कोशिश की कि अभी तो आई हो तो अपनी शॉपिंग करके ही घर जाऊं, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बहुत घबरा सी गई थी। मैं वहां नहीं रुक सकती थी, ना ही अब मैं सुकून के साथ शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए उन्होंने गाड़ी में बैठ गई और बगैर शॉपिंग के घर वापस आ गई। अगले दिन मैं उसी पागल फ़कीर के बारे में सोच ही रही थी कि नौकरानी ने आकर बताया कि बाजी, आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा ओढ़ के जूँ ही बाहर निकली तो ये देखकर मेरी रूह लर्ज़ गई कि वही फ़कीर दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसी वक़्त गेट बंद किया और मैं फ़ौरन अंदर भागी। मुझे बहुत घबराहट सी फ़ील हो रही थी। मैं घर पे अकेली थी, ये सोचकर मैं परेशान हो गई। मैं अंदर आकर सुकून का साँस लिया और सोचने लगी कि ये फ़कीर मेरे घर तक कैसे पहुंचा और ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। बहुत सोचा, मगर कोई आसरा मेरा सिरा हाथ ना आया। शाम को अरफान घर आए तो मैं इनसे इस फ़कीर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो थके हुए थे और ख्वाह परेशान हो जाते। मगर अब वो रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता। वो कभी दरवाज़ा खटखटाता और कहता कि फ़कीर की बात सुन लो, मगर मैं गेट नहीं खोलती थी। इसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, मैं बहुत खौफज़दा रहने लगी थी। मेरे रातों की नींद उड़ गई थी। अचानक से आँख खुल जाती। खौफ से फिर से सोने की कोशिश में रात ही गुजर जाती। नींद पूरी ना होने की वजह से तबीयत खराब रहने लगी थी मेरी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मैं सोचती रहती कि ये फ़कीर आखिर क्या बात करना चाहता है मुझसे। मैं तो इसको जानती तक नहीं। इस दिन पहली बार बाज़ार में ही देखा था इसको। एक दिन मैंने तंग आकर शौहर को बता ही दिया कि अरफान, आपको वो फ़कीर याद है ना? कौन सा फ़कीर? अरफान चाय पीते हुए बोले, वही जो उस दिन बाज़ार में मिला था। अच्छा, वो पागल जिसको देखकर तुमने डर के मारे शॉपिंग ही नहीं की और वापस घर आ गई थी। उन्होंने याद करते हुए हंसते हुए कहा, अभी तक तुम इससे खौफज़दा हो? काफ़ी दिन हो गए इस वाक़ये को। अब तो वो बोले। फिर मैंने इन्हें बताया कि वो फ़कीर रोज़ हमारे घर के चक्कर लगाता है और कई बार कहा कि मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, वो हैरान हुए। अच्छा, तो ये बात है भई, इस फ़कीर को भला तुमसे क्या बात करनी है? वो बोले, यही तो मैं भी सोचती हूँ कि इसको इससे क्या काम होगा। आखिर फिर एक दिन मैं इनकी मौजूदगी में ही इस फ़कीर को अंदर बुला लिया और फिर जूँ ही वो अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र फ़कीर के कपड़ों पर छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिसमें वो चीज़ बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक काम गई थी। मैं बहुत ही सीधी सादी सी आम सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान ही नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहती, कॉलेज से सीधा घर आ जाती और घर से सीधी कॉलेज। घर आकर खाना खा के सो जाती तो रात के खाने के वक़्त उठकर अम्मी का हाथ
बैठा दिया करती थी। हम दो ही बहनें थीं, मैं छोटी थी। बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी, 1-2 साल में शादी होनी थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मगर अम्मी अब्बू को बहुत शौक़ था मुझे पढ़ाने का, इसलिए मेहनत करके पास हो जाया करती थी। इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मैं अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस घर आ रही थी कि एक लड़का खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी इसे देखा और नज़रअंदाज करके वहाँ से गुजर गई। अगले दिन फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा नज़र आया तो मैंने भी देखा। देखने में तो ठीक ठाक ही था, मेरी तरफ से ही देख के मुस्कुराया। फिर वो लड़का रोज़ वहाँ खड़ा नज़र आता। मुझे भी इसकी आदत सी हो गई थी। कहता कुछ ना था, क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ ही होती। एक दिन एक पीरियड रहता था तो जल्दी से निकल आई। मुझे बुखार महसूस हो रहा था। घर ज़्यादा दूर भी नहीं था तो मैं पैदल ही आती जाती थी। वो लड़का कॉलेज से दूर खड़ा मुझे नज़र आया। मैं चलती गई। इसने मुझे अकेले आता देखकर मुझे रोका। सुनो, इसने कहा। मैं रुक गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है? वो तुम रोज़ क्यों मेरे रास्ते में खड़े होते हो? वो मुस्कुरा के बोला, तुम्हारे लिए। मैं घबरा सी गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सायरा। मैं हैरत में पड़ गई। वो तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींदें ही उड़ गई हैं, मेरा चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं कि कहीं कोई देख ही ना ले। चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया, रुको तो। लेकिन मैं तो भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचकर दवाई ली, सो गई। रात को तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं उसी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम आमिर बताया था। इसको सोचते हुए दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़का मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहा था और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर रोज़ ही वो रास्ते में मिलता, मुस्कुराता, इशारे से सलाम करता और मैं भी शर्मा जाती। कुछ दिन के बाद वो मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर इसके खत पढ़ती, फिर छुपा के रख देती। फिर मैं भी इसे खत के जवाब लिखकर देने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। हाँ, मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी। पहले मोहब्बत का ये एहसास मुझे पूरा दिन सरशारी रखता। हम रास्ते में रोज़ एक दूसरे को देखते थे और बातचीत खतों किताबत के ज़रिए होती थी। फिर एक दिन इसने खत लिखा कि हम कब तक खत ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैं भी इसके जवाब में लिखा कि मैं भी चाहती हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं, हम पकड़े जाएंगे। इसने लिखा, तुम कॉलेज जाना, वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें छुट्टी के वक़्त कॉलेज छोड़ दूँगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो वो कॉलेज के करीब खड़ा अपनी बाइक लेकर मौजूद था। मैंने इधर उधर देखा और इसकी बाइक पर बैठ गई। वो मुझे एक पार्क में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाईं और कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। इसकी शिद्दतों को देखकर मुझे खुद पर रश्क आने लगा। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा और बेतहाशा मोहब्बत करेगा मुझसे। मैं बहुत खुश थी। इस दिन घर आकर बार बार मुस्कुराती, इससे बात किए बगैर अब रह नहीं पाती। बस वही मुझे हर जगह नज़र आता। घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया था मैंने। फिर अक्सर हम मिलने लगे, पहले पार्कों में, फिर होटल में, और एक दिन वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले आया। मैंने कहा, आमिर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो बोला, तुम अंदर तो चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। एक छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था जहाँ वो मुझे लाया था। मोहब्बत और लगावट भरी नज़रों से देखते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द
घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा और फिर मैं भी इसकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर अपना आप तक गंवा पे चुकी, क्योंकि मैं इसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं किसी के प्यार में इस हद तक कैसे जा सकती हूँ। लेकिन अगले दिन आमर ने फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस्म बेजान सा हो रहा था। एक दिन कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी दोस्त मुझे करीब के क्लिनिक में ज़बरदस्ती ले गई, जहाँ मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा, ये तो अभी कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहा, तो फिर ये बच्चा किसका है? अच्छा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये सुनकर सर घूम रहा था। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली फ़रख मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। इसने मेरी हालत देखकर मुझसे और कुछ नहीं पूछा और तसल्ली देते हुए बोली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इस राज को राज ही रखूंगी। इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ से कुछ सवाल जवाब करूं। इसने मुझे घर तक छोड़ा और चली गई। घर पहुंचकर मैं अपने बिस्तर पर गिर के मैं बहुत रोई। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? कैसे मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? अपने घर वालों से क्या कहूंगी? तो इस वजह से मेरी तबीयत इतने दिन से ख़राब थी। उफ़, मेरा सर फट रहा था सोच सोच कर कि क्या होने वाला है। अगले दिन मैं अमर से मिली और उसको सारी बात बताई। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर में बात करो, वो ना माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वो फिर से मुझे ख्वाब दिखाने लगा। इस दिन मैंने कॉलेज में अपनी दोस्त को सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम छुप छुप कर मिलने लगे थे और ये बच्चा भी उसी का है। आप बताओ कि मैं क्या करूँ? वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम उस लड़के को कहो कि जल्द अज जल्द तुम्हें ब्याह कर ले जाए, वरना बहुत बुरा होगा। अब इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कुछ महीने गुजर गए तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसे बताया कि इसने अपने घर वालों को भेजने का कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो लोग रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। अम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई कि अब तुम खुद लड़के पसंद करोगी? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। खबरदार, जो वहाँ से कोई आया मना कर दो इन्हें। अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। वक़्त आया तो हम देखभाल कर अच्छा रिश्ता ढूंढ के तुम्हारी शादी करेंगे। मैंने मुंह खोला तो बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस अब मैं क्या करती? दूसरे दिन आमर को बताया तो वो सोचते हुए बोला, अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं। तुम उम्मीद से ना होती तो इंतज़ार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही बहुत हल है इस मसले का। तुम ऐसा करो, आज रात अपना ज़रूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं इसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? ये बदनामी वैसे भी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। उस रात मैं अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सब के सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए तो हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। भाई नुक्कड़ पे आमिर बाइक लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बाइक पे बैठकर उसके साथ निकल आई। बाइक इसने एक बंगले के पास रोकी और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा कि ये किसका घर है? तो वो बोला कि इसके किसी दोस्त का घर है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। मैं झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं।
और मर्द हजरात भी थे। राहदारी से गुजरकर वो मुझे एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में ले आया और वहाँ एक खुरखराट किस्म की औरत बैठी पान चबा रही थी। ले आई लड़की आमर। औरत आमर से बोली, देख लो। आमर कमीनेपन से मुझे देखते हुए बोला, अच्छी है ना वो? मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं जो हैरान परेशान खड़ी थी, कभी इस औरत को तो कभी इनको देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चलाई, आमर ये सब क्या है? वो तुम इस औरत से किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? अमर पैसे लेकर बिना बात किए वहाँ से चलता बना। मैं इसके पीछे लपकी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। औरत उठी और बोली, वो तुम्हें बेचने आया था। मेरा रंग फक हो गया। मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो बोली, तुम्हारा सौदा करके चला गया है। वो अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगी तुम। उसने मेरा सर थपाया। मैं चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत गैर हो गई थी। आमर ने मुझे वगला कर मुझे धोखा दिया। वो बता रही थी कि वो पहले भी 2 लड़कियाँ इसको बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, इज्जत भी गंवा चुकी थी अपनी, और अब ये कोठे की जिल्लत इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पीटा, बहुत वास्ते दिए कि मुझे जाने दो, मगर वो लोग ऐसी चीखों पुकार के आदी थे, किसी ने नहीं सुनी मेरी। थक हार के मैं चुप सी हो गई थी। औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम शौकी था, मेरे लिए खाना पानी दे के जाता रोज़ और समझाता, सीधी तरह बात मान ले, रोशन भी की। कभी कभी मुझे मारता भी था। आज वो खाना लाया तो मैंने चुपचाप खा लिया और इसे कहा कि मुझे बाहर आने दो, मेरा अंदर दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और मुझे खाना खाने के बाद बाहर ले आया। रोशन भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। और एक लड़की जिसका नाम जीनत था और इसे बुलाकर कहा कि सायरा को सब कुछ सिखा दे, इसका हुलिया दुरुस्त कर, खाने पीने का खास ख्याल रखें, ये उम्मीद से है। जीनत बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। चंद दिन में इससे मेरी दोस्ती हो गई। वो भी हालात का शिकार हो के यहाँ तक पहुँची थी मेरी तरह। मैंने अपना सारा किस्सा इसे सुनाया था। इसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ। मैंने इससे कहा कि क्या ये मुमकिन है? मेरी आंखों में चमक आ गई। इसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी तरह इस गोटे में बाजारी औरत नहीं बनने देगी, मौका देकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। इसकी बातें सुन के मुझे कुछ तसल्ली हुई, मगर शौकी के होते हुए ये कैसे मुमकिन था? वो हर लड़की पर कड़ी नज़र रखता था, लेकिन एक दिन एक नई लड़की आई थी और उस शौकी की सारी तवज्जो इसकी तरफ थी। जीना ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवा ली थी और शौकी के कमरे में जाकर इसके पानी के अंदर निशावर दवा भी मिला आई थी। देख सायरा, आज तुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है। जीनत बोली, लेकिन मैं जाऊँगी कहाँ? मैं घबरा के बोली, दुनिया बहुत बड़ी है सायरा, बस बस हिम्मत करना होगी, पनाह मिल ही जाती है। इस जगह से तो अच्छी जगह पर मिल ही जाएगी तुम्हें। जीनत बोली। मैंने सर हिला के इसकी बात की तायीद की। ये वो जगह थी जहाँ पर रात में दिन होता था, सुबह हर कोई थक के कुछ घंटों के लिए सो जाता था। यहाँ रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए जीनत ने सुबह सवेरे मुझे निकालने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे होते मैंने अपना सामान उठाया, दबे पाँव जीनत के साथ गेट तक आई। इधर उधर देखते हुए जीनत ने ताला खोला और मुझे गले लगा के वहाँ से बाहर निकलने का कहा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जीनत, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये कह के मैं वहाँ से निकली। जीनत ने फिर ताला लगा दिया। जीनत ने कुछ पैसे भी दिए, ये कह के कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर वापस नहीं जा सकती थी। रिक्शे पर बैठकर इसे पता बताकर उसे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई और डॉक्टर साहिबा भी पहुंच गई थी। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया। मैंने इनसे कहा कि मैं अपना बच्चा
ज़ाया करवाने आई हूँ। वो मेरा सारा किस्सा सुनकर बोली, ये गुनाह का काम मैं नहीं करूँगी, और वो मुझे अपने घर ले गई। वो नफीस खातून थीं, मेरा बहुत ख्याल रखतीं और मेरी शादी अपने छोटे भाई अरफान से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि अरफान से अपने माजी का कोई जिक्र मत करना, मैं सब कुछ देख लूँगी। मैं बहुत खुश थी। अरफान को कुछ नहीं बताया, ये तक नहीं बताया कि ये बच्चा इसका नहीं, बच्चा 7वें महीने में पैदा हुआ। इसके मुताबिक वो बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। बेटा 1 साल का हो चुका था जब उस दिन मैंने सोचा कि इस फ़कीर को अरफान के सामने बुलवा लूँ, क्या बात करना चाहता है आखिर मुझसे। मैंने गेट खोलकर इसे अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर आया, तो मेरी नज़र इसके कपड़ों पर छुपे हाथ पर पड़ी, जिसमें वही घुंघरू की पट्टी बंधी थी जो शौकी के हाथ में बंधी थी होती थी। मेरा दिल बंद होने लगा था ये जानकर कि ये कमीना फ़कीर शौकी है। अरफान ने इससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए। मुझे पसीने आ रहे थे कि वो कहीं मेरे बारे में अरफान को बताने वाला था। कैसी मदद? अरफान ने पूछा। मैं अपने माथे पे पसीना पोंछती जा रही थी तो वो बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पे रख लो। अरफान ने कुछ पैसे देकर इसे चलता किया, ये कहकर के काम हुआ तो रख लूँगा। अगले दिन अरफान के जाते ही मैंने इसे खेद खोल कर पूछा कि क्या चाहते हो। इसने कहा कि वो कोठा छोड़ चुका है, इसे पैसे चाहिए। मैंने इसे पैसे दिए और वो हर दफ़ा फिर आ जाता पैसे मांगने। बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वो अरफान को सब कुछ बता देता। इससे कैसे छुटकारा हासिल करूं? मेरे जहन में इसको मार डालने के अलावा कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब इसकी ब्लैकमेलिंग में भी नहीं आऊँगी, ये सोच लिया और इसको पैसे नहीं दिए। वो धमकियाँ देता रहा, लेकिन मैं अब इसके खौफ से निकल आई थी कि कब तक इस खौफ में जीती रहूँगी। अगले दिन वो फिर आ गया, मुझे बताया कि वो अरफान को सब कुछ बता चुका है कि तुम क्या हो। ये सुनकर मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई। मैं अपना बदला ले चुका, अब क्या करोगी? वो कहकर हंसने लगा कि उसी वक़्त पुलिस लेकर अरफान वहाँ पहुँच गया और पुलिस शौकी को गिरफ्तार करके चली गई। अरफान मेरे अंदर साथ अंदर आ गए और मैं सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखते हुए फिर बोले, सारा, मैं ये सब कुछ पहले दिन से जानता था। ये सुनकर मैंने सर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें उसकी सज़ा क्यों देता? तुम उस वक़्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तुम्हारे माजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी अच्छी शरीके हयात साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं इसकी मखरूस हो चुकी थी। इनके एहसान, इनकी मोहब्बत मुझे किसी नेकी का सिला थे। मुझे याद नहीं आ रहा था, जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। अब मैंने सुकून भरी सांस लेकर अरफान की तरफ देख के सोचा कि अच्छे और अजीम लोग आज भी मौजूद हैं दुनिया में जैसे ये बहन भाई, मगर ऐसे अजीम लोग हर किसी को नहीं मिलते। मगर मेरी तो खुशनसीबी कि मैं ज़माने भर की ठोकरें खाने से बच गई। मगर मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जो आपके वालिदैन का सर शर्म से झुका दें और आप खुद भी तमाम उम्र रसवा होकर रह जाएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।